हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। मॉक टेस्ट में आपके जितने भी सब्जेक्ट है एआईबी के सबको मिला करके मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। इसका वेटेज रहेगा 100 नंबर का और आपको सवालों के जवाब देने हैं कमेंट में। मैं सवाल बताऊंगा, आपको उनके आंसर्स बताने हैं। उसके बाद मैं आपको सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा प्रकरण है जिसमें सम्मन की प्रति परिसर के बाहर चिपकाकर उसकी तामील किए जाने को पर्याप्त माना गया? ऐसी परिस्थितियों में जिनमें प्रतिवादी पत्नी मकान के अंदर होने से उस पर तामील नहीं हो सकी हो और पति ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया हो। ऑप्शन ए गुलाबचंद किशनलाल बनाम पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन बी मीरा रानी दे बनाम गोस्वामी। ऑप्शन सी समीर स्निग्धा चंद्र बनाम प्रणय भूषण चंद्र। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS 2023 के तहत कौन सा दस्तावेज अपराध की शुरुआत की सूचना देता है? तो ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देने वाले डॉक्यूमेंट को बताना है। मैं साथ में इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी सम्मन, ऑप्शन सी FIR और ऑप्शन डी गवाही। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दूसरे व्यक्ति को जमानत देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन किन मामलों में इसे प्रतिबंधित भी किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध। ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध अपराध। ऑप्शन सी संगठित अपराध। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सा नया प्रावधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है 24 घंटों के भीतर सुरक्षा दर्ज करना। ऑप्शन बी त्वरित सुनवाई। ऑप्शन सी विशेष महिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किन मामलों में ट्रायल इन कैमरा अनिवार्य है? ऑप्शन ए यौन उत्पीड़न के मामले में। ऑप्शन बी बच्चों के खिलाफ अपराधों में। ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभिवचन यानी कि प्लीडिंग से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए वाद पत्र यानी कि प्लेंट। ऑप्शन बी लिखित कथन यानी कि रिटन स्टेटमेंट। ऑप्शन सी शपथ पत्र। ऑप्शन डी वाद पत्र, प्लेंट या लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, BNSS 2023 के तहत अग्रिम जमानत किसके द्वारा दी जा सकती है? ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी सत्र न्यायालय। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहा जाता है? डायरेक्ट एविडेंस किसे कहा गया है BA 2023 में? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष साक्ष्य। ऑप्शन बी प्रथम दृष्टया साक्ष्य यानी कि प्रामा फेसिस एविडेंस। ऑप्शन सी उस साक्ष्य को जो घटना के समय मौजूद हो। ऑप्शन डी लिखित साक्ष्य। आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जितने भी सब्जेक्ट है मैंने सब पे वीडियो बनाए हैं और सभी वीडियो आपने कवर किए अच्छे से। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो AIB की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ऑनलाइन क्लासेस वाली, आप जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कमिश्नर। ऑप्शन बी प्रापक। ऑप्शन सी अभिकर्ता। ऑप्शन डी सेल अमीन। तो आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार विशेषज्ञ गवाही कब मानी जाती है? जब गवाह ने घटना देखी हो। ऑप्शन बी, जब गवाह संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। ऑप्शन सी, जब गवाह ने अभियुक्त को देखा हो। ऑप्शन डी, जब गवाह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो आपको बताना है कि एक्सपर्ट ओपिनियन कब ली जाएगी, कब मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस स्थिति में गवाह को पक्षद्रोही माना जाता है? हॉस्टाइल कब माना जाएगा गवाह को? ऑप्शन है, जब वह गवाही देने से इनकार कर दे। ऑप्शन बी, जब वह अपनी पूर्ववर्ती गवाही को बदल दे। ऑप्शन सी, जब वह प्रतिवादी के पक्ष में बोले। ऑप्शन डी, जब उसे पुलिस बुलाए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, सुनी सुनाई बात। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष साक्ष्य। ऑप्शन सी, मृत्यु पूर्व कर्तन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन। ऑप्शन डी, परिस्थिति साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंतराभिवचनीयवाद इंटरप्लीडर सूट से अभिप्राय है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, किसी वाद का वादी एवं प्रतिवादी के बीच होना। ऑप्शन बी, किसी वाद का केवल वादियों के बीच होना। ऑप्शन सी, किसी वाद का केवल प्रतिवादियों के बीच होना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियां भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? तो आपको केस बताना है। मैंने केस लॉज पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको आंसर बताना है कमेंट में, वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियों को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन किस मामले में जारी की गई? तो आपको केस बताना है। ऑप्शन है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ। तो आपको ये इसमें आंसर बताना है कौन सा सही है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में दंड के प्रावधानों में पनिशमेंट वाले चैप्टर जितने जो भी हैं उसमें कौन सा नया प्रावधान प्रोविज़न जोड़ा गया है? ये जो अभी BNS लागू हुआ है नया कानून IPC की जगह पर, इसमें पनिशमेंट के तौर पर कौन सा नया प्रोविज़न जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, सामुदायिक सेवा। ऑप्शन बी, साधारण कारावास। ऑप्शन सी, कठोर कारावास। ऑप्शन डी, संपत्ति की जब्ती। आपको आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है? ऑप्शन है, दूसरी संहिता। ऑप्शन बी, पहली संहिता। ऑप्शन सी, तीसरी संहिता। ऑप्शन डी, विधेयक संख्या 1। नेक्स्ट, अस्थायी व्यादेश के बारे में व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश में है। आपको ऑर्डर बताना है CPC का। ऑप्शन ए 38। ऑप्शन बी, ऑर्डर 39। ऑप्शन सी, ऑर्डर 40। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट में आपको ऑप्शन बताना है कि वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है? आपको इसका आंसर बताना। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है? ऑप्शन ए आपराधिक मौलिक कानून। ऑप्शन बी आपराधिक प्रक्रिया कानून। ऑप्शन सी सिविल मौलिक कानून। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में, ये क्या है BNS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मैंसिट्रिया लैटिन की मैक्सिम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कोई भी कार्रवाई अवैध नहीं है जब तक इसका परिणाम न हो। ऑप्शन बी, दिमाग के बिना व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, एक कृत्य अपराध नहीं बनता जब तक दोषपूर्ण मन न हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैमनम साइन इंजूरिया का तात्पर्य क्या है? ये भी टॉर्च से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन की मैक्सिम है। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है, नुकसान के बिना कोई चोट नहीं हो सकती। ऑप्शन बी, नुकसान बिना वैधानिक अधिकार के उल्लंघन के नुकसान है। ऑप्शन सी, नुकसान हमेशा मुआवजे योग्य होता है। ऑप्शन डी, नुकसान और चोट का कोई संबंध नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धिक संपदा का कौन सा रूप लोगो और ब्रांड नामों को प्रोटेक्ट करता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए पेटेंट, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी कॉपीराइट, ऑप्शन डी जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चार भुजा एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक सार्वजनिक मंदिर है जिसकी संपत्ति को उसी गांव का एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त करने वाला है। गांव के निवासी उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का एक वाद लाना चाहते हैं। क्या वाद में गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा उनकी ओर से कुछ व्यक्ति प्रतिनिधिवाद रिप्रेजेंटेटिव सूट ला सकते हैं? यदि प्रतिनिधिवाद ला सकते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता के किन प्रावधानों के अंतर्गत लाएंगे? आपको प्रोविजन बताना है। ऑप्शन ए ऑर्डर 1 रूल 8, ऑप्शन बी ऑर्डर 6 रूल 17, ऑप्शन सी ऑर्डर 13 रूल 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 500। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व है। कंपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी है। किस मामले में ये बताया गया था? तो आपको केस बताना है। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी एशबरी रेलवे कैरिज वर्सेस रिचे, ऑप्शन सी फोज वर्सेस हार्बोटल और ऑप्शन डी ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। चारों ही केस कंपनी से रिलेटेड है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? मैक्सिमम लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड का आदेश कौन देता है? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी पंचायत। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि अवार्ड जो है वो उसका आदेश कौन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पेरिस समझौता किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी वनों का संरक्षण, ऑप्शन डी जल संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी रियो डिक्लेरेशन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फिशिंग का अर्थ क्या होता है? फिशिंग क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है बैंकिंग विवरण को चुराने का प्रयास करना, ऑप्शन बी वायरस फैलाना,
ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना, ऑप्शन डी नेटवर्क सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, साइबर अपराध के लिए भारत साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय क्या है? ऑप्शन है एनआईए, ऑप्शन बी सीईआरटी इन, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सीबीआई। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? आपको डेट बतानी है, इन्फोर्समेंट डेट। ऑप्शन है 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाताओं की कुल आय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड सीबीडीटी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर संग्रह, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन, ऑप्शन सी जीएसटी लागू करना, ऑप्शन डी आयात और निर्यात का संग्रह करना। एक बार तो आपको कमेंट में आंसर बताना है, फिर मैं इन सभी सवालों के आंसर्स आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आयकर अधिनियम 1961 के तहत सुपर सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश जो है वो दिया जा सकता है? ऑप्शन है 8 सप्ताह, ऑप्शन बी 12 सप्ताह, ऑप्शन सी 26 सप्ताह, ऑप्शन डी 20 सप्ताह। आपको बताना है कितना सप्ताह अवकाश दिया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है? ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक दिन में कितने घंटे काम की अनुमति है? ऑप्शन है 6 घंटे, ऑप्शन बी 9 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे, ऑप्शन डी 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? एनरोलमेंट के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? आपको बतानी है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार अधिवक्ता को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियाँ कौन सी हैं? 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए सीनियर और जूनियर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय और निचली अदालत के अधिवक्ता, ऑप्शन सी वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता, ऑप्शन डी प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट में आपके कितने सवाल सही होते हैं। अगर आपके 50 से ज़्यादा सही होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे AIB को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि का उद्भव किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46,
का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रूल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सरकार कानून से ऊपर है, ऑप्शन बी सभी कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी कानून के समक्ष सभी समान है, ऑप्शन डी न्यायपालिका कानून लागू नहीं कर सकती। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रशासनिक विधि किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक न्याय, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन बी कानून का शासन, प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक नियंत्रण, कानूनी औचित्य, ऑप्शन डी संवैधानिकता, विधायिका, न्यायपालिका। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक, ऑप्शन सी प्रशासनिक, ऑप्शन डी अनौपचारिक। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पहले भारत में लागू हुआ था? ऑप्शन ए आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ऑप्शन बी कंसिलिएशन एक्ट 1960, ऑप्शन सी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम 1956। यह आपके 50 सवाल हो गए हैं। अब इनके सवालों के जवाब कमेंट में बताने हैं। देखते हैं आपके कितने सवाल सही होते हैं। अगर आपके 50 से ज़्यादा सही होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे AIB को क्वालिफाई करने में। नेक्स्ट अगले 50 सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, आर्बिट्रेशन समझौते को किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए मौखिक रूप से, ऑप्शन बी लिखित रूप से, ऑप्शन सी केवल अनुबंध के माध्यम से, ऑप्शन डी पक्षकारों की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के तहत कार्रवाई कितने समय के भीतर समाप्त होनी चाहिए? ऑप्शन है 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 18 महीने, ऑप्शन डी 24 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति MS बेग, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति M हरिप्रसाद, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि पहली बार PIL किसके द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन न्यायालयों के पास में है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी केवल जिला न्यायालय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, PIL के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले किस मामले में सफलता मिली? पहला केस आपको बताना है PIL का। ऑप्शन ए सायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय न्यायालय ने PIL को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा न्यायालय था जिसने PIL को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? आपको आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, IPC के तहत अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व, मोस्ट एजेंशियल एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी सहमति, ऑप्शन डी परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, IPC के तहत हत्या यानी कि मर्डर और गैर इरादतन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए हत्या में इरादा होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होता, ऑप्शन बी हत्या में पूर्व नियोजन होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होता, ऑप्शन सी हत्या में गंभीर चोट शामिल होती है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं होती, ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं है।
ये तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था जब मैंने आपको आईपीसी वाले और बीएनएस वाला जो वीडियो कवर करवाया था, उसमें अच्छे से इसका जो इसके बीच में मुख्य अंतर था वो कवर करवाया था। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। किसी व्यक्ति सी ने व्यक्ति डी को डराकर उसकी संपत्ति हड़प ली। यह किस अपराध के तहत आएगा? ऑप्शन है चोरी, ऑप्शन बी जबरन वसूली, ऑप्शन सी धोखाधड़ी, ऑप्शन डी अपहरण। आपको इसका आंसर बताना है। ये भी मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया था आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पुलिस रिमांड कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पुलिस रिमांड को कितने दिनों तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? डाइवोर्स के लिए कब जाओगे? ऑप्शन है 3 वर्ष, शादी से लेकर के 3 वर्ष, ऑप्शन बी शादी हो जाने के बाद से लेकर के 1 वर्ष, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 2 वर्ष। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? ऑप्शन है वसीयत की गई संपत्ति पर, ऑप्शन बी बिना वसीयत की संपत्ति पर, ऑप्शन सी विदेशी संपत्ति पर, ऑप्शन डी केवल कृषि भूमि पर। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा किस आयु का होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्राप्त व्यय कौन होता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन डी 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सुन्नी संप्रदाय में निकाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपको आंसर बताना है कमेंट में। मैंने अच्छे से मुस्लिम लॉ में आपको कवर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। मुस्लिम विधि में जबर क्या है? जबर किसे कहेंगे? ऑप्शन ए विवाह में संरक्षितता, ऑप्शन बी इजानत को, ऑप्शन सी तलाक के अहसन को, ऑप्शन डी तलाक के हसन को। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मुस्लिम विधि में मूसा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विवाह के पक्षकार को, ऑप्शन बी हिबा को, ऑप्शन सी मेहर को, ऑप्शन डी चल या अचल संपत्ति के अविभाजित भाग को। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मुस्लिम विधि में वक्फ को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए खैरात, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी धार्मिक दान, ऑप्शन डी संपत्ति से मिलने वाला लाभ जो जनहित में लगना या लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस में किस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए नाबालिग को का अनुबंध अवैध है, ऑप्शन बी धोखा, ऑप्शन सी गलत विवरण, ऑप्शन डी बाध्यता। आपको बताना है ये केस किससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। राम ने श्याम से अपनी बग्घी बेचने का प्रस्ताव किया। श्याम ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह बग्घी को अगले महीने में लेगा। क्या यह एक जो वैध अनुबंध होगा? आपको बताना है। ऑप्शन है ए हाँ क्योंकि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ऑप्शन बी नहीं क्योंकि श्याम ने प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया, ऑप्शन सी हाँ यह एक वैध अनुबंध होगा, ऑप्शन डी नहीं यह अनुबंध अनिवार्य रूप से अमान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। उपनिदान यानी कि बेलमेंट अनुबंध की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से पैसे उधार लेता है,
ऑप्शन बी एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी वस्तु अस्थायी रूप से संभालने के लिए देता है। ऑप्शन सी एक अनुबंध जिसमें एक पक्ष दूसरे से वस्तु खरीदता है। ऑप्शन डी एक अनुबंध जिसमें दोनों पक्ष किसी वस्तु का स्वामित्व साझा करते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अनुयोज्य दावे क्या है? एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? ऑप्शन ए संपत्ति अंतरण का एक प्रकार है। ऑप्शन बी बंधक का एक प्रकार है। ऑप्शन सी प्रतिभूत ऋण है। ऑप्शन डी अप्रतिभूत ऋण है। आंसर आपको कमेंट में बताना है। जितने सवाल आपके सही होंगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा क्वालिफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम को किस केस में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए आर वर्सेस स्मिथ का केस। ऑप्शन बी आर वर्सेस रेटन। ऑप्शन सी हिरवी वर्सेस मिचेल का केस। ऑप्शन डी एसबी बनाम वाइट का केस। तो आपको केस बताना है, कौन सा केस था वो कमेंट में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अनुसार बंधक मोर्टगेज में क्या ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए स्वामित्व का अंतरण, ऑनरशिप का ट्रांसफर। ऑप्शन बी अधिकारों का अंतरण। ऑप्शन सी कब्जे का अंतरण। ऑप्शन डी हित का अंतरण। मोर्टगेज में क्या ट्रांसफर होता है आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए संविदा का सामान्य प्रवर्तन। ऑप्शन बी विशिष्ट प्रवर्तन, निषेधाज्ञा और रद्दीकरण। ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया। ऑप्शन डी संपत्ति का हस्तांतरण। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में कितने प्रकार के परक्राम्य लिखितों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मैजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रथम दृष्टि में अपराध का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन ए सुनवाई यानी कि हियरिंग। ऑप्शन बी एफआईआर। ऑप्शन सी संज्ञान लेना यानी कि कॉग्निजेंस लेना। ऑप्शन डी चार्जशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किसे कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सके। ऑप्शन बी जिसमें न्यायालय अनुमति देता है। ऑप्शन सी जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट आवश्यक हो। ऑप्शन डी जिसमें अपराध आर्थिक हो। तो आपको बताना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा व्यक्ति किसी भी आपराधिक मामले में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है? तो कौन जमानत के लिए आवेदन करेगा? ऑप्शन ए केवल आरोपी। ऑप्शन बी आरोपी का परिवार। ऑप्शन सी आरोपी का वकील। ऑप्शन डी कोई भी सक्षम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आरोप पत्र चार्जशीट कब दायर किया जाता है? ऑप्शन ए अन्वेंशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद। ऑप्शन बी गिरफ्तारी के समय। ऑप्शन सी गिरफ्तारी के तुरंत बाद। ऑप्शन डी न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सीमा को एक गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार किया था। क्या ये गिरफ्तारी वैध मानी जाएगी? आपको इसका आंसर ऑप्शन में बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए हाँ, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन बी नहीं, गैर संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। ऑप्शन सी ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा माना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार।
ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ऑप्शन डी संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? आपको अमेंडमेंट बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। आपको कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्शों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, ऑप्शन बी धर्म, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा, संस्कृति, धर्म, समानता। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, संविधान का संरक्षण गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने फंडामेंटल राइट है आपको बताना है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य का अर्थ क्या है? तो एविडेंस एक्ट 1872 में एविडेंस की परिभाषा में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य यानी कि ओरल एविडेंस, ऑप्शन सी दोनों यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस मामले में अभियुक्त के पक्ष में बाह्य साक्ष्य यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार होता है? ऑप्शन ए अभियोजन पक्ष, ऑप्शन बी प्रतिवादी पक्ष, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी जज। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हियरसे एविडेंस क्या है? ऑप्शन ए अप्रासंगिक साक्ष्य यानी कि इररिलेवेंट फैक्ट एविडेंस, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष गवाही, ऑप्शन सी व्यक्ति द्वारा सुनी गई बातें, ऑप्शन डी प्रासंगिक साक्ष्य। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? तो ये साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात की गई है। इसकी धारा आपको बतानी है। ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, टॉर्ट्स में इंजुरिया साइन डैमनम का क्या मतलब है? ये भी एक लैटिन की मैक्सिम है। इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए हानि के बिना चोट, ऑप्शन बी हानि होने पर भी कोई कानूनी अधिकार नहीं, ऑप्शन सी हानि और चोट दोनों का होना, ऑप्शन डी केवल संपत्ति के नुकसान। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, ऑप्शन बी एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी कोई व्यक्ति केवल अनुबंधों का पालन करता है, ऑप्शन डी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। विकेरियस लायबिलिटी का आपको आंसर बताना है ऑप्शन को कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मोटरयान अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के बाद कितने समय के भीतर पीड़ित को मुआवजे का दावा करना होता है? कितने टाइम में कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल में केस लेकर के आना ही पड़ेगा न्यायालय में? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कौन सा निकाय उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपील का स्थान है? ऑप्शन ए जिला उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन बी राज्य उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। डिक्रिया निम्नांकित प्रकार की होती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी भागत प्रारंभिक और भागत अंतिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि डिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। मध्यवर्ती लाभ यानी कि मेंस प्रॉफिट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी ऐसा लाभ जो दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने संपत्ति में सुधार करके अर्जित किया है। ऑप्शन सी ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है या वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मेंस प्रॉफिट यानी कि मेंस प्रॉफिट क्या होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, न्यायालय की अंतर्निहित इनहेरेंट शक्तियों यानी कि पावर का उल्लेख किस धारा में आदेश में किया गया है? तो कोर्ट के इनहेरेंट पावर को बताना है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए धारा 92, ऑप्शन बी धारा 151 में, ऑप्शन सी आदेश 40 में, ऑप्शन डी आदेश 5 नियम 20 में। ये 100 क्वेश्चन थे आपके मॉक टेस्ट के। अब आपने सबके सवाल आपको सवालों के जवाब कमेंट में बताने हैं। जितने सवालों के जवाब आपके सही होंगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा क्वालिफाई करने का। मैंने सब पर वीडियो बनाए हैं और सभी मैंने आपको सब्जेक्ट कवर भी करवाए हैं AIB 19 के। अब ये जो मॉक टेस्ट है, अब आपके कितने नंबर आते हैं, कितने सवाल सही होते हैं, उसके हिसाब से ही आप देख लेना कि कितनी तैयारी आपने की है। अब आप देख लो कि इसके सवाल के आंसर क्या होंगे। पहले आप एक बार के लिए जितने सवाल आपने किए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा कल वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके जवाब भी बताऊंगा। धन्यवाद।